नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बिहार चुनाव आखिरी चरण में आ ही गया और अब इंतजार हर किसी को जनादेश का है। लेकिन आज 9 जिले और खास तौर से बिहार की दृष्टि समझिए तो कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका, 57 सीट। एक लिहाज से कहा जाए आखिरी चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए ही पता चल पाएगा कि किसको बहुमत मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये पूरा वोटिंग पैटर्न क्या होगा। इसी के मद्देनजर आज शाम 4 बजे से ही हमने खास व्यवस्था की एग्जिट पोल की, जिसके जरिए आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस रूप में जनादेश जा सकता है। तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आने लगी हैं। अलग अलग जगहों पर वोटिंग शुरू हो चली है। सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग प्रक्रिया है, जिसमें खास तौर से दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और इन जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद। हम सबसे पहले मधेपुरा और दरभंगा, संजय शर्मा दरभंगा मौजूद हैं, मधेपुरा में रीमा है। रीमा, क्या नजर आ रहा है सुबह सुबह का वक्त? हालांकि सब कुछ कहा यही जा रहा है कि इस आखिरी चरण में बहुत कुछ टिका हुआ है। बिल्कुल, देखिए प्रसून जी, बहुत अहम है यहाँ का मुकाबला, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले की लगातार बात की जा रही है इस पूरे इलाके में। शरद यादव यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। नीतीश कुमार ने 5 दिन तक यहाँ पर लगातार जनसभाएं की। लेकिन प्रसून जी, यहाँ की हम बात करें इससे पहले एक आज की जो सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे यहाँ के बारे में और खासकर बीजेपी के बारे में। कल ही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि कोई भी एड अब चुनाव आयोग से पूछे बिना अखबारों में या कहीं मीडिया में नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज ही सुबह सुबह अखबारों में एक बड़ा एड दिया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें सीधे सीधे आरएसएस के नाम से जुड़े कुछ स्थानों पर राजनीतिक विरोधियों की तरफ से जो बात कही गई है उस पर कटाक्ष साधा गया है बीजेपी की तरफ से। और ये पूरा एड कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से जो बयान है, कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर से अपना पल्ला झाड़ रही है और बता रही है कि राजनीतिक विरोधियों की तरफ से कुछ फर्जी पर्चे और हैंडबिल छपवा कर उम्मीदवारों के पक्ष या विरोध में वोट डालने की जो अपील की गई है उससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और मतदाताओं को अपने हिसाब से मत डालने की इस एड में बात की गई है। लेकिन जाहिर है प्रसून जी, जो बात चुनाव आयोग ने कल ही कही थी, दिशा निर्देश दिए थे, कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन है। और क्या बीजेपी ने बिना चुनाव आयोग की परमिशन के ये एड आज जबकि मतदान होना है तब दिया है या नहीं, जाहिर है कि इस पर एक नया विवाद आज सुबह से ही शुरू हो गया है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि जो चुनाव के लिए वोटिंग के आखिरी क्षण तक, क्योंकि ये इस विज्ञापन का मतलब बड़ा साफ है कि आरोप विरोधियों पर लगाया जा रहा है और मतदाताओं को सचेत करते हुए, आरएसएस का जिक्र करते हुए इस बात की दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। चूंकि बीजेपी के नाम से ये पूरा विज्ञापन है, इसके संकेत हैं कि क्या ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो कल कहा उसकी धज्जियां उड़ रही है, या ये कहा जाए कि आखिरी दौर में धज्जियां चाहे उड़े, नियम कायदे चाहे ताक पर रहें, लेकिन असर डाला जा सके, बताया जा सके, ये आखिरी मैसेज है। बिल्कुल, देखिए कल ही इलेक्शन कमीशन ने जो बयान आए थे उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है और लगातार सीधे दिशा निर्देश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज आखिरी दांव बीजेपी की तरफ से खेलने की कोशिश है और आज के बाद अब जो भी होगा, भले ही कुछ कार्रवाई की जाए या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ कहा जाए, वो एक बाद की बात होगी। लेकिन आज सुबह बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक गेम खेलने की भी कोशिश की है कि तमाम विवादों को लेकर जो वो खड़ी हुई थी कटघरे में, उससे वो पल्ला झाड़ने की कोशिश है और मतदाताओं को फिर से सचेत करने की इस जो हम कहेंगे विज्ञापन में बात कही गई है और सीधे सीधे आरएसएस का नाम लेकर के बात की गई है, वो सामने आ रहा है। प्रसून जी, तो आपके हाथ में बहुत सारे अखबार हैं, सभी अखबारों में विज्ञापन है क्या? जी, सभी प्रमुख अखबारों में आज ये सुबह से विज्ञापन है और इसी की चर्चा हम कह सकते हैं मतदाताओं में भी यहाँ पर हमने देखी है। मतदाताओं में भी ये बात सीधे तौर पर आज चर्चा का विषय सुबह से है, जब से यहाँ लाइन शुरू हुई है कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से ऐड दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हताश हो गई है इसलिए ये ऐड दे रही है और कुछ का कहना है कि बीजेपी अपना दांव खेल रही है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन जाहिर है कि ये चर्चा का विषय आज सुबह से बना है क्योंकि सभी प्रमुख अखबारों में ये विज्ञापन है। एक बार जरा दिखा दीजिए वोटरों की कतार की क्या स्थिति है।
बिल्कुल, देखिए वोटरों की कतार हम दिखाना चाहेंगे। अभी 7 बजे ही है, लेकिन लंबी कतारें शुरू हो गई हैं और ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद लगभग 8 बजे शरद यादव को यहां पर वोट डालने के लिए आना है इसी पोलिंग बूथ पर। लेकिन जाहिर है कि क्रुशियल मुकाबला है, क्योंकि सभी ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पप्पू यादव का एक फैक्टर है, हालांकि उन्होंने प्रचार यहां पर जरूर किया। कल रात को उनकी तबियत बिगड़ी, वो पूर्णिया में है, यहां नहीं है, लेकिन उत्साह लोगों में दिख रहा है। और यहाँ का जो मतदाता है, अब वो क्या सोचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मुद्दा हावी रहता है वो है कास्ट फैक्टर। लालू नगर का नाम इस पूरे इलाके को एक समय में दिया जाता था, तो क्या आरजेडी की तरफ पलड़ा जाएगा, जेडीयू की तरफ जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर 2 सीटें लड़ी जा रही हैं प्रसून जी, और 2 सीटों पर बीजेपी के जो एनडीए के सहयोगी हैं उनको सीट दी गई है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला इसी तरह का है कि क्या पुराना जो एक दौर चला आ रहा है यहाँ पर यादव बहुल मतदाताओं के एक अलग पैटर्न का, उसी राह पर जाएगा, या एक विकास की जो बात लगातार अलग अलग नेताओं ने यहाँ रैली करके की है वहां पर जाएगा। यकीनन सबकी नजर है। एक वक्त नारा चला करता था रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, लेकिन बहरहाल संजय आप दरभंगा में मौजूद हैं और क्या स्थिति है वहां सुबह सुबह? दरभंगा स्थिति में बताने के बजाय मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पोलिंग शुरू हो चुकी है और 2-3 मतदाता अभी अंदर गए हैं। बाकी कतारें तो सुबह 6 बजे से ही यहाँ लगना शुरू हो गई थी और इधर पीछे महिलाओं की और पुरुषों की कतारें लगातार लगी हुई हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि विकास इस इलाके का शाश्वत मुद्दा है। विकास ढंग से आता ही नहीं, लिहाजा विकास के नाम पर फिर हर बार विकास को मुद्दा बनाया जाता है। और चूंकि ये 5वां चरण सबसे ज्यादा निर्णायक है प्रसून जी, क्योंकि इसमें 33% से ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, युवा वोटर हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर, नाम क्या आपका? साबिर। तो हर लोग अपने अपने मुद्दे पर वोट करते हैं, आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं हम लोग। पिछली बार भी डेवलपमेंट मुद्दा था, डेवलपमेंट कितना आया? डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और आपका नाम क्या है? देवबड़ा। तो हर आदमी सोच के आता है कि वोट करेंगे, नई सरकार आएगी, क्या करेगी, आपकी क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। यस, यहाँ जो भी वोटिंग हो रही है डेवलपमेंट के, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस बार, और विकास ही एक मुद्दा है। कुछ महिलाएं हैं, उत्साहित महिलाएं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ वोट कर रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? सुफिया खातून। वोट करने आते हैं तो क्या आपने क्या सोचा है कि वोट करने से नई सरकार आएगी, वो आपके लिए क्या करे? पहले प्रायोरिटी पे विकास के लिए आई। विकास के लिए आई। ये सुबह 6 बजे से ये सारे लोग कतार में लगे थे और इनका कहना है कि विकास के लिए आए हैं, क्योंकि ये शाश्वत मुद्दा इस पूरे इलाके का। यहाँ मैं कई इलाकों में गया प्रसून जी, जयनगर जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर कॉलेज में सिर्फ 1 प्रिंसिपल और 2 क्लर्क हैं जो 4000 छात्रों को पढ़ाने का दावा किया जाता है। सरकार कहती है कि वाईफाई कॉलेजों में लगाएंगे। मैं सीएम कॉलेज में हूँ, यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से आगे पढ़ाई की है मैंने, लेकिन क्या वाईफाई पढ़ाएगी या टीचर पढ़ाएंगे? टीचर के 57 पोस्ट खाली है, वहां रिटायरमेंट हो रहे हैं टाइम से, लेकिन भर्तियां टाइम से नहीं हो रही। तो ये तो एक बानगी है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, जो राज्य हाईवे है जयनगर से दरभंगा आने वाला, उसकी दशा देखकर लगता नहीं कि कहां राज है और कहां मार्ग है। तो लिहाजा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। विकास का मुद्दा शाश्वत है, जो हर चुनाव में नेता इसको भुनाते रहेंगे। विकास आ जाएगा तो फिर मुद्दे का क्या होगा? ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जो हर एक पार्टी जो भी सत्ता में आती है वो लगातार इन मुद्दों को भुनाती है और उसी की उम्मीद में लोग वोट करने आते हैं। तो ये यहाँ की दशा है और फिलहाल यहाँ लोगों में उत्साह जरूर है, क्योंकि लोकतंत्र लोक से ही चलता है और लोग यहाँ उत्साह में पहुंचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ेगी और राजनीतिक सरगर्मी भी। संजय, आपने कहा आप सीएम कॉलेज से ही पढ़े हैं, कुछ फरलांग की दूरी पे सीएम साइंस कॉलेज भी है। सीएम साइंस कॉलेज में हमें याद है 80 के दशक में कोर्स शुरू किया गया था मखाना पे। दरभंगा में मखाना बहुत होता है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। लेकिन वहाँ अगर डेवलपमेंट का सवाल है, वहाँ के मखाना उद्योग लगभग ठप कर दिया गया। जो उपज पैदा करते हैं वो न्यूनतम मजदूरी तक के लिए उनकी स्थिति बहुत माने खराब हो चली है। सवाल ये है सिर्फ कि आप जब पढ़ते थे और आज जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे, इस दौर में बदला क्या है? बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी चीजें जो पहले खुली खुली दिखाई पड़ती थी, अब वो बंद बंद दिखाई पड़ती हैं। ये हो सकता है कि लोगों के दिमाग और दिल भी थोड़े से संकीर्ण हो गए हों, लेकिन
पूरे शहर में बदलाव, ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं, लेकिन जो शहर की संस्कृति थी कि पग पग पोखरी माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ये ललित नगर दरभंगा ठीक। तो दरभंगा काफी बदला है, लेकिन जो संस्कृति है वो जाहिर है, संस्कृति कहीं ना कहीं ठप होती हुई लगती है, थकी हुई लगती है, ठिठकी हुई लगती है। क्योंकि जो मखान की बात आपने की, मखान उद्योग की, सिर्फ मखान उद्योग ही नहीं, बहुत सारे उद्योग यहाँ पर ठप हुए हैं। चूड़ा बनाने का उद्योग, जो जयनगर में पहले बहुत सारी मिलें चलती थी, जो चावल की मिलें थी, वो सारी ठप पड़ गई हैं। इसके अलावा पटसन का उद्योग था, वो ठप पड़ गया है। बहुत सारी चीजें ठप पड़ी हैं। तो जिस संस्कृति की बात यहाँ पर की जाती, जिस संस्कृति पर मिथिला नाज करता है, वो संस्कृति तो कहीं पीछे छूट गई लगती है। अब तो एक ही संस्कृति है, सिर्फ व्यावसायिक संस्कृति। उसको भी अगर ढंग से बढ़ा दिया जाए तो शायद ये इलाका काफी फल फूल जाएगा। शिक्षा की स्थिति की बात मैंने आपसे की, इसके अलावा उद्योग की स्थिति की बात की, तो हर जगह कहीं ना कहीं एक ठहराव सा लगता है। चाहे वो सड़कें हों या शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब में एक ठहराव आ गया है। लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि अब आने वाली सरकार शायद कुछ बढ़िया करेगी। जैसे जब नया साल आता, लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस कितना आता है ये तो सबको पता है, लेकिन हर बार हम इस उम्मीद से लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, और यही शुभकामनाएं देने यहाँ लोग आए हैं कि शायद अब की सरकार जो भी आएगी वो उनके भले के लिए सच में ईमानदारी से कुछ कर पाएगी। जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं स्टूडियो में। राम कृपाल जी मौजूद है, उर्मिलेश जी मौजूद है, आलोक मेहता जी मौजूद है। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको हम दिखलाते हैं, इस चुनाव का क्या महत्व है। आखिरकार बिहार विधानसभा के आखिरी और 5वें दौर की मतदान का दिन भी आ ही गया। करीब 2 महीने पहले से चल रही चुनावी प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव, इन सभी सियासी दिग्गजों की जोर आजमाइश की परीक्षा का आखिरी दिन। 5वें दौर में बिहार के 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। ज्यादातर सीटें सीमांचल इलाके की हैं। कुल 827 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 57 में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 14,709 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग की व्यवस्था है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। 5वें दौर के मतदान में सीमांचल में सीमा से जुड़ी समस्याएं मुद्दा हैं। 2008 कोसी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का मामला है, और बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, सफाई और भ्रष्टाचार का मसला है। गौर करने वाली बात यह है कि कुल 827 उम्मीदवारों में से 254 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि आखिरी दौर के मतदान में कुछ वीआईपी उम्मीदवार भी विधानसभा में पहुंचने की कोशिश में हैं। आरजेडी के दिग्गज अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से, जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से, झंझारपुर से पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा और कोचा धमन से एआईएमआईएम के टिकट पर अख्तरुल ईमान दावा पेश कर रहे हैं। शाम 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। फिर इंतजार 8 नवंबर की शाम का होगा, जब ये साफ हो जाएगा कि बिहार में अब की बार किसकी होगी सरकार, महागठबंधन या एनडीए की। आज तक ब्यूरो। जी, सरकार किसकी होगी, शाम 4 बजे से हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम एग्जिट पोल के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उसमें अलग अलग चरणों के लिहाज से बताया जाएगा किस दिशा में किन भाषणों का, किन विज्ञापनों का भी असर पड़ा, नहीं पड़ा, और वोटर का मिजाज क्या रहा। तकरीबन इस आखिरी चरण में 1,55,00,000 वोटर हैं। बहरहाल इन सबसे इतर कौन से मुद्दे हैं उर्मिलेश जी, जो लग रहा है इस पूरे इलाके में, चूंकि कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका अपनी अपनी संस्कृतियों को समेटे हुए है, और ऐसे में आधुनिक तौर पर विकास का भी राग है, और विज्ञापन तो आपने देख लिया जो लगातार छप रहा है और वार दर वार हो रहे हैं। क्या लोगों के जहन में होगा और इस इलाके की महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो इलाका है, वैसे कहने के लिए तो 9 जिले 57 सीटें, लेकिन इनमें भी अगर देखा जाए तो अलग अलग शेड्स हैं। और एक वो इलाका है जो बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां आप जाएंगे तो हवाई अड्डा पटना नहीं होगा, बल्कि बागडोगरा होगा, और वहां से आपको उतरना होगा और किशनगंज की तरफ जाना होगा। वो प्रियरंजन दास मुंशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उस रास्ते आपको जाना होता है। तो ये एक तो वो इलाका है जहां बंगाल का भी थोड़ा असर है। साथ साथ
वहाँ की जो स्थितियां हैं, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स, लोगों की अपेक्षाएं हैं, वो भी बिहार के दूसरे हिस्सों से, मैं तो कहूँगा कि पूर्णिया कटिहार से भी थोड़ी अलग हैं। हालांकि वो 4 जिले जो हैं सीमांचल के, वो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, लेकिन किशनगंज में अगर आप जाइए तो किशनगंज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट लगता है। तो इस वक्त अगर मैं पहले सीमांचल पर बात करता हूँ संक्षेप में, देखिए मुझे लगता है सीमांचल की जो 4 जिले हैं जिसमें 24 मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं, यहाँ जो सबसे बड़ा जो इशू मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का चुनावी माहौल बना है बिहार में, उसमें एक तो ये जरूर है कि लोग वहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसी सरकार जरूर चाहेगा जो सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के काफी कमिटेड हो, जिसके कंसर्न्स बहुत साफ हों, क्योंकि इस चुनाव को जिस तरह कम्युनलाइज किया गया है, जिस तरह पोलराइज किया गया है, वो वहां के अवाम का एक बड़ा हिस्सा, मैं कहूंगा कि 90% लोग चाहते हैं कि एक डिफरेंट किस्म की सरकार हो। ये दिखाई देता है, उसमें हर धर्म के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं। दूसरी बात देखिए, कौन है सेकुलर डेमोक्रेटिक जो आपने कह दिया? जी, कौन है पार्टी के रूप में? जी, कौन है? वो तो जनता, इस देश के भीतर का जो सच नजर आ रहा है। तो देखो प्रसून, ये एक चीज बताऊं, लोग जो हैं हमेशा खोजते हैं तो अपने ढंग से चीजें खोज लेते हैं। कई बार हम लोग नहीं खोज पाते, लेकिन जनता खोज लेती है और वो लेसर इविल खोजती है। वो कई बार लगता है कि अरे सब एक जैसे चेहरे हैं, सब रंग पुते हुए चेहरे हैं, सब जगह गड़बड़ियां हैं, लेकिन उसमें जनता जब खोजने लगती है तो वो लेसर इविल जरूर खोजती है। और ये भारतीय डेमोक्रेसी। आलोक जी, जरा इस सवाल को जोड़ते हुए, वहां पर अगर सेकुलर डेमोक्रेटिक और बहुत तरीके से समाज के भीतर अलग अलग तबके अगर मौजूद हैं, हैदराबाद से ओवैसी को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, निश्चित रूप से उनकी जो महत्वाकांक्षा जिस ढंग से बढ़ी है और वोट का बंटवारा, देखिए तारिक अनवर भी उसी आसपास के इलाके के हैं जी, वो कांग्रेस के साथ वो नहीं गए, और ओवैसी के जाने से वो पूरा अल्पसंख्यक वोट को कैसे ज़्यादा और उत्तेजित बना दे। जैसा अभी उर्मिला जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इतना जो सांप्रदायिकरण, हमने भी इतने इलेक्शन देखे हैं जी, इतना उन्माद, जिस समय संघ बीजेपी, मैं तो जिस इलाके का हूं मध्य प्रदेश के, उनमें बहुत ज़्यादा संघ का असर होता था, ऐसा उन्माद पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ओवैसी के आने से कैसे लगे कि नहीं मुस्लिम वोट अलग है, अल्पसंख्यक वोट अलग है, उसको किसी तरह खींचना है, जबकि अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, आपके संवाददाताओं ने भी कही होगी, अभी भी बताएंगे कि ऐसा असर, उनका कोई जादू वहां नहीं चला है, वो हैदराबाद से चले गए, लेकिन हाँ लगे कि हिंदू मुसलमान वोट अलग अलग है। अगर ये लगे, कोशिश की, अगर आप ये सोच रहे हैं रामकृपाल जी, अगर ऐसा है तो हमारी संवाददाता ने सुबह सुबह एक विज्ञापन दिखा दिया, आरएसएस के नाम पर गलत हैंडबिल जो दिया बांटा जा रहा है, उस पर भरोसा ना करें, वो हमारा नहीं है, विरोधी। ये आरएसएस बीच में कहां से आ जाता है? और आ जाता है तो विज्ञापन की शक्ल में जो दिन भर हाथ में रहेगा, और विरोधी ने पर्चा बांटा है, नहीं बांटा है, ये स्थितियां आखिरी मौके तक, इसके मतलब क्या है? देखिए प्रसून जी, अगर आप मुझसे जो सवाल कर रहे थे कि ये 5वां चरण है, फैसला कौन जीतता है कौन हारता से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि निगेटिव राजनीति करने की पराकाष्ठा अगर रही है तो इस चरण में रही है। फैसला अगर इस चरण का जो आएगा, उससे हम ये भी देखना पड़ेगा कि नंगेपन की और हर स्तर पर, जिसको भी कहते हैं ज़मीन तक ले जाना, जिसको कहते हैं गिरावट ज़मीन तक, बिल्कुल धरातल तक जाना, और नंगेपन की पराकाष्ठा इस चुनाव में रही है। ये 5वां फेज है उसका। देखना ये है कि वाकई क्या जनता ये सब मुद्दों से प्रभावित होती है, क्या वाकई इस तरह का होता है? एक रिजल्ट मुझे लगता है एनालिसिस इसकी भी होनी चाहिए। दूसरी बात जो आप अभी ये कह रहे थे, देखिए मैं चूँकि जब तथ्य मेरे पास नहीं है, सच्चाई क्या है, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी कल मैंने कहा ना हुआ है, वो किसी भी लेवल पर, किसी भी सभ्य समाज में, आज लोकतंत्र में कोई, हमें चुनाव में ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए ताकि उसके लूपहोल्स का फ़ायदा लोग न उठा सकें। और एक बात जानते हैं, मुकदमा चलता रहेगा, अपील हो जाएगी, कारण बताओ नोटिस आएगा, फैसला आ जाएगा। सब ये जानते हैं कि फैसला आ जाएगा एक बार, उसके बाद इस तरह से चुनाव में अपीलें चुनाव आयोग के सामने चलता रहता है, फटकार लगाई जाएगी, एक नोटिस आ जाएगी, सो का जो होगा, हु बोदर्स फॉर दैट। ये आपने अच्छा कहा, हमको याद दिला लेकिन इसमें एक अमित शाह को नोटिस भेजा गया पाकिस्तान वाले मसले पर, उन्होंने बोला 4 दिन बाद जवाब देंगे। 4 दिन का मतलब 8 तारीख। और प्रसून, मैं इसमें याद दिला दूं, देखिए भारत के निर्वाचन आयोग ने अतीत में बहुत शानदार ढंग के फैसले किए। बाल ठाकरे जैसे ताकतवर नेता, जो सांप्रदायिक विद्वेष और ध्रुवीकरण के प्रतीक पुरुष थे अपने जमाने में,
उनके खिलाफ कार्रवाई की, 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया, न केवल कैंडिडेट बनने से बल्कि मतदाता बनने से भी। सही और आज की स्थिति है पूरे देश ने जी सजेस्ट किया था तो उन्होंने किया। फिर नारायणन साहब के यहां गया मामला, वो राष्ट्रपति उन दिनों हुआ करते थे, रिकमेंडेशन गई और राष्ट्रपति भी इसके पक्ष में थे कि सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन ली जाए, उनकी ओपिनियन ली जाए और फिर फैसला हो, और हुआ। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ पिटीशन जा रहे हैं, बात का कुछ नहीं हो रहा है। जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, जी मैं जरा सा अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर लूं, हमने ब्रेक ले लेंगे उसके बाद। बस मैं खाली ये कह रहा हूं कि कई बार हम लोग एक्सेप्शंस कांट बी द रूल। जिस समय की बात ये कह रहे हैं, देश का वातावरण इस तरह से नहीं था। आज तो एक्सेप्शंस में कई बार ऐसा होता है। हमारा कहना है उस समय का छोड़िए, बाला साहब ठाकरे पे किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सन ऑफ सॉइल को लेकर, राज ठाकरे को लेकर थी, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया था। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौट रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चली है। 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग और अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और इन सब के बीच ये आखिरी चरण है, तो इसको लेकर उत्साह भी है और जबरदस्त तरीके से सुबह 6 बजे से ही वोटरों की कतार अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। और खास तौर से सीमांचल का इलाका कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए नए राजनीतिक पार्टी और नेताओं की भी पहल वहां पर शुरू हुई, यह भी बड़े महत्वपूर्ण है। मधेपुरा में वोटिंग हो रही है। पिछले 4-5 दिनों से शरद यादव लगातार वहां पर मौजूद हैं और 10 बजे वोट डालेंगे, वहां भी हम चलेंगे। ये सुपौल की हम आपको तस्वीर दिखला रहे हैं और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व के इलाके हैं। ये सारे के सारे, चाहे वो मधुबनी का एक मधुबनी पेंटिंग के लिहाज से आप जान सकते हैं सुपौल का इलाका है। और किशनगंज के बारे में जिक्र हो रहा था, किशनगंज को तो दार्जिलिंग कहा जाता है, दार्जिलिंग से बहुत नजदीक है।